Good morning, students. Today we will start a new chapter in Geography Agriculture. This is chapter number 4. So, in India, agriculture is one of the most important activity, and about 65 to 70% of the people in India are still engaged in agriculture and contribute to the Indian economy. Agriculture in India gets the food requirement of nearly 125 crore people and contributes almost 14% to the gross domestic product GDP of our country. So basically हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है दैट इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और इंडिया में लगभग 65 to 70% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का है वो आज भी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क से ही जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हमारी जीडीपी का लगभग 14% जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर से ही कंट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से जो भी हमारे देश में फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी हमारी खाने पीने से संबंधित ज़रूरतें हैं, हमारा खाना है, वो हमें सब एग्रीकल्चर से ही मिलता है। और फिज़िकल डाइवर्सिटीज़ होने की वजह से इंडिया में जो हमारी फार्मिंग है उन फार्मिंग की अलग अलग टाइप्स फॉलो की जाती हैं फार्मर्स के द्वारा, लेकिन जो हमारा मेन मोटो है एग्रीकल्चर का दैट इज़ दी फूड रिक्वायरमेंट। और उसके अलावा अब हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर इतनी एडवांस स्टेज पे आ चुका है कि ना केवल अब हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, बल्कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है या कमर्शियल पर्पस से जो क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं उनका एक्सपोर्ट भी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स भी हैं जिनमें जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट में नंबर 1 नंबर 2, जैसे टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, कॉटन है। तो ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम लोग अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट करके जो हमारा जीडीपी है उसका एक अच्छा पार्ट इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें एक अच्छा पार्ट हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पे करते हैं। सो बेसिकली इंडिया में जो हमारा एंशिएंट टाइम है, प्राचीन काल से ही जो एग्रीकल्चर है उसको एज अ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह यूज़ किया जाता था। बेसिकली शुरुआत में जब यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था तो वो अपने लाइवलीहुड को, जीवन को चलाने के लिए ही एग्रीकल्चर किया जाता था। मतलब खेतों में अनाज अगर उतना उग जाए जितना कि हमारे एक साल की जो परिवार की ज़रूरत है वो पूरा हो जाए तो उतना सफिशिएंट था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी आई है तो कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि अपनी ज़रूरतों के अलावा एक्स्ट्रा इनकम भी की जा सके। सो बेसिकली एंशिएंट टाइम में जो इंडिया में प्रिमिटिव कल्टीवेशन मेथड को ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। प्रिमिटिव यानी प्राचीन तरीक़ों से की गई खेती, और उस खेती में जो प्रोडक्ट होता था उसका इस्तेमाल अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही किया जाता था। नॉर्थ ईस्ट में आज भी झूम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है, और इसमें भी जो हमारा प्रिमिटिव कल्टीवेशन मेथड है उसको ही यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिया में हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो काफ़ी अलग अलग हैं। तो इस तरह से जो हमारे मेथड्स हैं, क्रॉपिंग मेथड्स हैं, वो भी हमारे अलग अलग हैं। सो बेसिकली हम लोग इंडिया में
3 टाइप्स की क्रॉप सीज़न है हमारा, रबी, खरीफ एंड जायद। 3 हैं हमारी फसलों का सीज़न जो है वो बेसिकली 3 है। पहली रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल और तीसरी है हमारी जायद। एंड मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया आर राइस, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oil seeds, cotton and jute and so many other. So इस तरह से ये कुछ मेन फसलें हैं जो कि इंडिया में आमतौर पे उगाई जाती हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड कॉटन। इसके अलावा बहुत अच्छी मात्रा में जो हमारे स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, टी एंड कॉफ़ी है, इन सब का भी एक्सपोर्ट जो है इंडिया से काफ़ी किया जाता है। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कितनी तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंडिया में फॉलो की जाती हैं। सो एज वी ऑल नो दैट एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 65 to 70% जो हमारा टोटल पॉपुलेशन का है वो आज भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। तो ऐसे में इतनी बड़ी पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर में एंगेज होना ही अपने आप में एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहना काफ़ी है। So, both physical and socio-economic factors determine the types of agriculture practiced in particular area. तो इंडिया में बेसिकली 4 तरह की जो फार्मिंग है उनको प्रैक्टिस किया जाता है, एंड दे आर प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो बेसिकली इंडिया में इन 4 तरह की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें सबसे पहले है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। सो ये हमारी ऐसी फार्मिंग है जिसमें कि जो फार्मिंग है वो छोटे पैच ऑफ लैंड पर की जाती है। दिस फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड एंड स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। दिस एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को हम दूसरे शब्दों में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्योंकि बेसिकली जो इस तरह की फार्मिंग की जाती है उसमें जो फार्मर्स हैं वो जंगल में किसी एक छोटे पीस ऑफ लैंड को सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे ऐसी जगह पे चूज़ करेंगे वो जहाँ पे आपके पानी की व्यवस्था, सनलाइट और ये सारी चीज़ें हों। तो वहाँ पे उस ज़मीन को जो उसमें हर्ब्स शर्ब्स छोटी मोटी झाड़ियाँ डेवलप रहती हैं जंगलों में, तो उनको जलाकर साफ़ कर दिया जाता है। इसीलिए इनको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं। उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े को साफ़ करने के बाद उसके ऊपर एग्रीकल्चर की जाती है। इस एग्रीकल्चर की एक और ख़ास बात है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में कि इसमें पहला तो हमारे जो खेत हैं उनका साइज़ छोटा होता है, दूसरा जो टूल्स हैं, जो खेती करने के औज़ार हैं और जो तरीके हैं खेती करने के, वो सारे बिल्कुल ही प्राचीन होते हैं। यानी प्रिमिटिव टूल्स एंड प्रोसीजर्स को अप्लाई किया जाता है एंड बेसिकली सीरियल क्रॉप्स को उगाया जाता है ना। खाने पीने के लिए ज़रूरतों के हिसाब से ही ये खेती की जाती है। इसमें ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही किसी केमिकल फर्टिलाइज़र या दूसरी किसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली इन इंडिया सच टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन नागालैंड, त्रिपुरा,
मणिपुर, मेघालय, आसाम एंड मिज़ोरम। यानी नॉर्थ ईस्ट में ये जितने भी मैंने स्टेट बताए ये नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो बेसिकली इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है या झूम एग्रीकल्चर है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। सो दिस इज़ प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। नाउ अनदर important type of farming which is practiced in India is intensive substance farming. This is type of farming practiced in areas where the population pressure is high on the land. ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई है, इसीलिए लैंड पर जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस फार्मिंग को, जैसे प्रिमिटिव फार्मिंग को हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, इसी तरह से इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग को लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी कहा जाता है। दिस कल्टीवेशन इन दीज होल्डिंग्स हैज़ बिकम uneconomic in most of the cases because of less surplus for the market, mainly due to small plots of land being cultivated. Since agriculture takes places on small patches of land, it is found that there is a great amount of pressure extend on these agriculture lands. Excuse me. So basically ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में है, क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर होने के कारण जो ज़मीन है, जो खेत हैं हमारे, उनके आकार छोटे होते हैं और ये हमारी लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। इसमें तीसरी हमारी टाइप ऑफ फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग। जैसे कि आप सब लोग नाम से ही पहचान पा रहे होंगे, कमर्शियल यानी ऐसी फार्मिंग जो कि बिजनेस पर्पस से या जिसको बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, इस पर्पस से इस तरह की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। This system of farming is mainly done for the purpose of sale and profit. In this kind of farming, the farmer tries to obtain more profit through more yielding. So basically इस फार्मिंग में, इस कमर्शियल फार्मिंग में HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़, हर उस चीज़ की सहायता ली जाती है जिसके इस्तेमाल से जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसीलिए ये जो फार्मिंग है ये बेसिकली बिजनेस पर्पस से की जाती है और एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ की जाती है। इसमें बेसिकली जिस प्रोडक्ट की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, जैसे राइस है, वीट है या हमारे पल्सेस हैं, उन प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखकर एग्रीकल्चर किया जाता है और लेटेस्ट टूल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प ली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइस फार्मिंग इन पंजाब एंड हरियाणा इज़ हाईली कमर्शलाइज्ड। फार्मर हेयर ग्रो ओनली दोज वेराइटी ऑफ राइस विच आर इन ग्रेट डिमांड इन द मार्केट। यानी मार्केट में जिस वेराइटी की, जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा बोया जाता है कमर्शियल पर्पस से। नेक्स्ट है हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है बेसिकली ये भी कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसको भी बिजनेस पर्पस से ही ध्यान में रखकर किया जाता है इसको भी। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग है उनमें हम लोग जो राइस हैं, वीट हैं, पल्सेस हैं, इनको, और प्लांटेशन फार्मिंग में जो हमारे कमर्शियल फार्मिंग की तरह ही होता है और इसमें बेसिकली जैसे हमारे फ्रूट्स हैं या मसाले हैं या चाय है, कॉफ़ी है, इन सब का एग्रीकल्चर किया जा सकता है।
So basically plantation agriculture is also type of commercial farming, and plantation agriculture is carried out in some part of India like northeast state, in Himalaya regions, in Nilgiri, Annamalai and Cardamom hills in the South India. सो इस तरह की जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने शुरू करी थी, और सबसे पहले प्लांटेशन एग्रीकल्चर में उन्होंने किस चीज़ का प्रोडक्शन शुरू कराया था? टी का, ठीक है ना, चाय, उसके बाद कॉफ़ी, रबर, कोकोआ, स्पाइसेस, कोकोनट, फ्रूट्स, जैसे आपका हिमाचल और जम्मू का सेब बहुत फेमस है, तो वहाँ पे सेब की खेती को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो सूट करती हैं, गर्मी नहीं होती है ना, और जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, जिसकी वजह से जो फल हैं वो रसीला, उसके अंदर का जो रस है वो उसमें बना रहता है। तो हिमाचल का और जम्मू कश्मीर का एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस ये काफ़ी फेमस है। तो इस तरह की जो फसलें हैं वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के थ्रू ही की जाती हैं। अब ये जो हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे। जैसा पहला है कि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर और कमर्शियल फार्मिंग है इसमें बेसिकली हमें जो स्टेट्स होते हैं, जो खेतों के आकार हैं वो जनरली दे आर ह्यूज, है ना, क्योंकि कमर्शियल पर्पस से की जाता है। तो ऐसा तो है नहीं एक छोटे से खेत में आपने जो है 8-10 आम के पेड़ या किसी फ्रूट के, या छोटे से खेत में आपने जो देखा है टी गार्डनिंग, पिक्चर्स में सभी बच्चों ने देखी होंगी। हो सकता है कुछ बच्चे जो आसाम की तरफ इधर वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग साइड घूमने भी गए हों आप लोग, तो आप देखेंगे कि बहुत दूर तक कई कई सौ हेक्टेयर तक टी गार्डन्स आपको मिलेंगे। उनमें हज़ारों जो लेबर है वो आपको चाय की पत्तियां तोड़ती हुई दिखाई देंगी। पिक्चरों में तो हम लोग आमतौर पे देखते ही हैं। तो बेसिकली जो हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इसके लिए हमें ह्यूज स्टेट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो सिंगल क्रॉप फार्मिंग है, यानी बहुत दूर तक, जैसे मैंने अभी आपको टी गार्डन्स का ही एग्जांपल दिया, तो जब आप देखेंगे टी गार्डन्स को तो दूर दूर तक आपको टी गार्डन्स ही दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़े से एरिया में कुछ, तो ऐसे ही साउथ में कॉफ़ी, स्पाइसेस, इवन बनाना का जो प्लांटेशन होता है वो भी इसी तरह से होता है कि पूरे एरिया में आपको केले के ही पेड़ दिखाई देंगे। रबर का भी बिल्कुल सेम इसी तरह से किया जाता है। तो ये सिंगल क्रॉप फार्मिंग है। दूसरा ये लेबर इंटेंसिव है। ये कैसा है? दिस इज़ लेबर इंटेंसिव। इन कामों के लिए, चाहे फल हैं, मसाले हैं, इनको सबसे पहले खेतों में लगाना, फिर देखभाल करना, फिर उनको तोड़ने के बाद सुरक्षित जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये इस सारे प्रोसीजर के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ बेसिकली लेबर इंटेंसिव। Then next important characteristics of this plantation agriculture is huge capital investment. We need very huge capital. इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे मान लीजिए चाय की हैं, तो ये जितनी भी मार्केट में टी ब्रांड्स हैं, टाटा है, ताज़ा है, ब्रुक बॉन्ड है, और तो ये लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए चाहिए होती हैं। तो काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो आपके छोटे किसान हैं या जो मीडियम फार्मर्स भी हैं वो लोग इतने ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट को नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी भी कमर्शियल फार्मिंग को या प्लांटेशन फार्मिंग को प्रैक्टिस करने के लिए हमें मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें चाहे हमारे नए नए तरह के बीज हों, हमारे फर्टिलाइज़र्स हों, खेतों में कीड़े, हमारी फसल को कीड़े ना लगें तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें, मैन्योर्स अलग अलग तरह के। इसके अलावा जो टूल्स हैं, है ना, वो टूल्स भी बिल्कुल टेक्निकली एडवांस हो,
तो तभी जाके जो प्लांटेशन और कमर्शियल फार्मिंग है उसको सक्सेसफुली किया जा सकता है. एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट क्रॉप्स आर मेनली फॉर सेलिंग पर्पस, है ना. तो इतना जब वास्ट एरिया में आपको ह्यूज स्टेट्स चाहिए, इसके अलावा बहुत सारी लेबर चाहिए, बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का जब यूज़ करेंगे तो कितनी महंगे होते हैं लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, नई नई इनोवेशंस क्या हुई हैं, उससे आप अपने आप को अपडेट रखेंगे. तो बेसिकली इतना एफर्ट डालने के बाद जो आप क्रॉप उगाएंगे उसका पर्पस क्या होगा कि आप उसको बेचें मार्केट में और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें. सो क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर सेलिंग पर्पस. तो ये हो गया हमारा इंडिया में जो हमारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो कैसे हैं और कितनी तरह के हैं. इसके अलावा हमने जो हमारे फार्मिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी हमने स्टडी किया. इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, यानी इंडिया में कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं. तो बेसिकली इंडिया में 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि इंडिया की जो फिज़िकल डाइवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी चेंज है. तो इसीलिए जो आपके क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी चेंज है. फिज़िकल कंडीशन जो है सब जगह पे सेम नहीं है, तो इसीलिए जो आपके क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी जगह जगह पे अलग अलग मिलते हैं. तो सबसे पहले है हमारा रबी सीज़न. बेसिकली जो ये रबी सीज़न है इट इज़ द विंटर क्रॉपिंग सीज़न. ये कैसा कौन सा सीज़न है? ये हमारा विंटर क्रॉपिंग सीज़न है. इसमें जो फसलें हैं बेसिकली वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और उनका हार्वेस्टिंग सीज़न जो होता है दैट इज़ डन इन अप्रैल एंड मे. So winter crops include wheat, gram, peas, oilseed, basically mustard, barley, etc. ये हमारी इंडिया की कुछ रबी क्रॉप्स हैं जो कि विंटर सीज़न में बोई जाती हैं और आपके अप्रैल में आते आते इनको हार्वेस्ट किया जाता है, कटाई की जाती है. तो बेसिकली जो रबी क्रॉप्स हैं आपके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती हैं. और यहाँ पे जो गेहूँ है, चना है या आपका जो सरसों है, मटर है, बेसिकली ये सारी फसलें जो हैं वो बोई जाती हैं. जो दूसरी इम्पॉर्टेंट हमारी फसल है, जो फसलों का सीज़न है, वो है हमारा खरीफ. दिस ग्रोइंग सीजन बिगेंस with the onset of monsoon in June and July and ends in September when crops are harvested. So basically ये हमारा मानसून के सीज़न के आने से पहले ये शुरू हो जाता है हमारा खरीफ का सीज़न, और इसमें जून जुलाई में से लेके सितंबर तक जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं. इसमें कौन कौन सी मेन फसलें हैं? जैसे हमारा राइस है ना, बरसात, क्योंकि बरसात के दिनों में खूब पानी अवेलेबल होता है, खेत पूरे तरीके से लबालब भर जाते हैं पानी से. तो ऐसे में जो हमारा राइस है उसको सबसे ज़्यादा पानी की ही ज़रूरत होती है. तो इसलिए इसकी मेन फसल कौन सी है हमारी खरीफ की? राइस. इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मेज़, मक्का और दालें जिनमें आपकी अरहर है, मूंग है, उड़द है. इसके अलावा ग्राउंड नट, सोयाबीन, जूट, कोकोनट. सो दीज आर द another some important crops which are grown during this season. Rice is the major crop grown in this season. बेसिकली आपके वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ये हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये खरीफ की फसल जो है वो बोई जाती है. इसके अलावा ये तो हो गए हमारे रबी और खरीफ, यानी एक वो फसल जो सर्दियों में, एक वो फसल जो गर्मियों में. अब एक और फसल बीच में बोई जाती है, उसको बोलते हैं हम जायद. रबी सीज़न हो गया, विंटर सीज़न. खरीफ सीज़न हो गया हमारा समर सीज़न. एक और हमारा क्रॉप ग्रोइंग सीज़न है
दैट इज़ जायद, ZAID, जायद सीज़न। बेसिकली ये हमारा ऐसा सीज़न है जब रबी की क्रॉप्स को हम काट चुके होते हैं। मान लीजिए आपका अप्रैल मई में गेहूँ आपका कट गया और अभी जून जुलाई या अगस्त में आपको गेहूँ लगाना है, तो 2 या 3 महीने के लिए बीच में आपका क्या हुआ, खेत खाली रहा। तो ऐसे समय में 2-3 महीने में उस खेत को खाली ना छोड़ के जो फार्मर्स हैं एक छोटे टाइम की फसल को और उगा लेते हैं। इन फसलों को हम लोग बोलते हैं जायद। बेसिकली जो जायद की फसलें होती हैं इनमें जैसे सीजनल वेजिटेबल्स हैं, कुछ सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे आपके वाटरमेलन, मस्क मेलन यानी खरबूजे तरबूजे, ककड़ी, खीरे, है ना, क्यूकम्बर्स, और आपके वाटरमेलन, मस्क मेलन। सो ये जो छोटे समय के लिए हमारी जो फसल उगाई जाती है, लौकी, तोरई, है ना, ये इस तरह की जो फसलें होती हैं जो गर्मी का सीज़न जैसे ही शुरू होता है और जैसी बरसात का आने से पहले इनको काट, इसीलिए आपने देखा होगा वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककड़ी, खीरे, ये जो फसलें, ये जो सब्जियां हैं, ये बेसिकली बहुत थोड़े से समय के लिए आती हैं मार्केट में और फिर ये इनका सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो ये जो वो 2-2.5-3 महीने के टाइम के बीच में जो ये हम फसल उगाते हैं, इस फसल को हम लोग कौन सी बोलते हैं, जायद की फसलें। सो दीज आर द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया विच वी फॉलोड। सो अब इसके जो मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया हैं वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।